हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर, और इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जिन क्वेश्चंस की पूछे जाने की पूरी संभावना है उन सभी क्वेश्चंस को हम इसमें शामिल किया। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन जो कई बार यहाँ से वन वर्ड में पूछा जाता है वह खरीफ, रबी और जायद ऋतु के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ जो ऋतु है कब प्रारंभ होती है। तो खरीफ की जो ऋतु है मानसून के आरंभ से लेकर मानसून की समाप्ति तक रहती है, और किसान जो है जून और जुलाई में खरीफ की फसलें बो देते हैं और मानसूनी वर्षा की समाप्ति के पककर तैयार हो जाती है। और कई बार पूछा था खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो खरीफ की फसल जो है चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास और कुछ दालें, यह मुख्य जो है खरीफ की फसलें हैं। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खरीफ फसलें। इसी प्रकार से रबी की फसल कौन सी होती है। तो रबी की ऋतु की फसल जो है नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। इसमें रबी में गेहूँ आता है, चना आता है और सरसों और तोरिया जैसे तिलहन की मुख्य फसल है किसकी, रबी। चावल किसकी, खरीफ की है। गेहूँ किसकी है, रबी की है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जायद क्या होती है। तो रबी और खरीफ के बीच एक छोटी सी अवधि की ऋतु है। इस ऋतु में तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ी, ठीक है, इससे संबंधित जो फसलें बोई जाती हैं। ज्वार, बाजरा और रागी को मोटा अनाज भी कहा जाता है। तो मोटे अनाज निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो ज्वार मोटा अनाज है, बाजरा मोटा अनाज है, रागी मोटा अनाज है, राइट। और खरीफ की फसलें वर्षा के सहारे पैदा होती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से चावल और चाय और कहवा भारत की दो मुख्य पेय फसलें हैं। तो मुख्य दो पेय फसलें कौन सी है, चाय, कहवा जो है भारत की दो मुख्य पेय फसल हैं। भारत जो है चाय का अग्रणी देश है और ब्रह्मपुत्र की घाटी के तारंगित मैदान और असम की निचली पहाड़ियों पर चाय के अनेक बागान हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कपास, जूट और रेशम, ये क्या है, रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट और रेशम क्या रेशेदार फसलें हैं और ये गुजरात और महाराष्ट्र कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसी प्रकार से कृषि क्या है। तो कृषि का मतलब होता है उन सभी क्रियाओं से है जिसके द्वारा मानव भूमि उपयोग करके लाभ के लिए करता है। कृषि द्वारा यह खाद्यान्न, कच्चा माल आदि अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। मुख्य कृषि पद्धति कौन कौन सी। तो इम्पोर्टेंट जो है वह है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक और व्यापारिक कृषि। झूम कृषि, यह कृषि वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके की जाती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली की कृषि भी कहते हैं। इसी प्रकार से मिश्रित कृषि क्या होती है। कृषि और पशुपालन एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो एक नंबर में MCQ में वन वर्ड में इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत और प्रौद्योगिकी जो सुधार है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्थागत और प्रौद्योगिकी जो सुधार है सरकार के द्वारा कार्यक्रम में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय अथवा सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी सुधार क्या क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, और श्वेत क्रांति क्या है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुधार यहाँ पर है। इसी प्रकार से संस्थागत सुधार यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रौद्योगिकी या तकनीकी सुधार भी पूछ सकता है आपके पेपर में, संस्थागत सुधार भी पेपर में पूछ सकते हो। तो मस्ट डू क्वेश्चन है, राइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको कवर करके आपको चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई एक विशेषता बताओ। तो कृषि जो है भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर लकड़ी के हल, डाव यानी प्राचीन तकनीक के माध्यम से खुदाई करने वाली छड़ी आदि आदिम कृषि औजार द्वारा की जाती है। इसके अलावा वाणिज्यिक खेती, अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग, बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रारंभिक जीविका कृषि को क्या कहते हैं, झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है।
तो ये 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन इस प्रकार से जो है पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको कवर करके चलना है, राइट। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट डू क्वेश्चन है। चैप्टर 4 कृषि वाले चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, राइट। तो इसे आपको कवर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम अथवा रेशम कीट पालन से क्या अभिप्राय है? तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम उत्पादन अथवा रेशम कीट पालन कहलाता है। रबड़ के लिए किस प्रकार की जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है? भारत में इसके उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताओ। तो रबड़ क्या है? एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और ये एक विषुवत-रेखीय क्या है? रबड़ एक विषुवत-रेखीय फसल है, परंतु विशेष दशाओं में यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगाई जा सकती है। जलवायु क्या होती है? रबड़ के लिए आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्त होती है। तो इस तरह से रबड़ कहाँ भारत संसार में 5वां उत्पादन स्थान रखता है और मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियों पर उगाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के नाम लिखें और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता बताइए। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है ना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि इसे किस किस नाम से कहाँ जाना जाता है? कर्तन दहल प्रणाली से आप क्या समझते हैं? स्लैश एंड बर्न पद्धति क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। मस्ट डू क्वेश्चन है। 5 और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, ये क्वेश्चन अंतर भी पूछा जा सकता है। गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है और वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसमें अंतर भी आपके पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है ना। तो इसे आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा भारत में चावल की कृषि के लिए उपयुक्त परिस्थितियां और मुख्य उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, अथवा चावल के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। भारत में चावल कहाँ उगाया जाता है? तो चावल की खेती के लिए जो आवश्यक पद्धतियां हैं वो कौन सी, आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो कौन सी, तो मस्ट डू क्वेश्चन है। चावल, चाय, कॉफ़ी, रबड़, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो चाय कृषि के मुख्य पक्षों का वर्णन कीजिए। चाय के उत्पादन के लिए जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ से इसको आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा बागवानी फसलें क्या होती हैं? भारत में बागवानी फसलों की खेती कहाँ होती है? तो फल और सब्जियां पैदावार को क्या कहते हैं? बागवानी फसलें कहा जाता है। और फल, भारत उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार फलों का उत्पादन करता है। तो ये उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसी प्रकार से कपास की उपज के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन सी हैं? तो कपास के लिए काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा अथवा सिंचाई आवश्यक है। इसके लिए वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। कपास एक खरीफ की फसल है। इसकी फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। फसल के तैयार होने के समय खुला मौसम आवश्यक है और इससे कपास में चमक बनी रहती है। इसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है और यह पर्यावरणीय सुरक्षा और उसे सतत पोषण बनाए रखने में किस प्रकार सहायक है? उपयुक्त उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पद्धति में क्या प्रभाव पड़ा है? ये भी मस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का, ठीक है, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।